चलो फोकस करो इधर all of you. A very good morning to online as well as offline students. Last lecture, we were almost on the verge of completing Ind AS 111. Ind AS 111 में हमने देखा कि for all practical purposes, to be a joint arrangement, there has to be existence of joint control. Such joint control could be implied by way of the structure of the arrangement, or it could be explicitly stated through a contractual arrangement. Either it could be in a formal way or it could be in a informal way. If there exists joint control, then we come to the second step, and that second step is कि एक बार पता चला जॉइंट अरेंजमेंट है तो उसको क्लासिफाई करना है जेओ है या जेवी है. सिंपल थंब रूल, if it is a separate legal entity, it is JV. If there is no separate legal entity, it is JO. तो JO तो बहुत क्लियर है, लीगल एंटिटी नहीं है तो इट इज JO. जेबी बी से सेपरेट लीगल एंटिटी है तो जेबी होता है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. जे और जेबी में एक ही डिफरेंस है. जेओ में जो भी वेंचरर्स होता है उनके पास राइट टू एसेट्स होता है और ऑब्लिगेशन टू लायबिलिटीज होता है. और जेबी में दे हैव ओनली राइट टू नेट एसेट. इंडिविजुअली एसेट का राइट नहीं, इंडिविजुअली ऑब्लिगेशन लायबिलिटी का नहीं. दे ओनली हैव राइट टू नेट एसेट. तो if it is a separate legal entity, generally JV, however, we still raise three questions if information is provided. First question. First question. क्या लीगल फॉर्म पार्टीज को राइट इन एसेट एज वेल एज ऑब्लिगेशन इन लायबिलिटी देता है? इस इंडिया में तो ऐसा कोई लीगल फॉर्म नहीं है. तो आंसर नो है. नो है डज नॉट मीन इट बिकम्स जेवी. नो है तो रेज सेकंड क्वेश्चन कि क्या कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट ऐसा है जो लीगल फॉर्म को ओवरराइड करके राइट्स इन एसेट एंड लायबिलिटीज देगा? इफ द आंसर इज यस, इट इज जेओ. अदरवाइज इट इज ना. अदरवाइज इट इज थर्ड क्वेश्चन. एंड थर्ड क्वेश्चन में अगर वो जॉइंट अरेंजमेंट डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि उसका एक्टिविटीज ऐसा है कि पार्टीज विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम द एसेट दैट इज द आउटपुट, एंड ऑन रेगुलर बेसिस parties would be settling the liabilities, then we say it is a JO. ये third category in substance JO है, in legal form JV है, but we always go based on substance over form, so we treat it as JO. और मान लो तीनों का आंसर नो आ गया, तीनों का आंसर नो आ गया, so it is JV. लास्ट लेक्चर हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया था. अब विद रेफरेंस टू CFS ज्यादा कुछ पेंडिंग नहीं है. only thing what is pending is आपके टेक्स्ट बुक में क्लास वर्क में देयर इज वन क्वेश्चन इन क्लास वर्क, क्वेश्चन 35. आई थिंक उसको छोड़ के बाकी क्लास वर्क के सारे क्वेश्चंस हो गए. क्लास वर्क के सारे क्वेश्चंस हो गए. नॉट ओनली दैट, हमने उसी के साथ साथ क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस भी सारे कर दिए. उसी के साथ साथ जो तुम्हारे पास, सॉरी, तुम्हारे जो पेपर्स क्रिएट किए थे, मॉडल टेस्ट पेपर्स टू दिस चैप्टर, उसके 5 क्वेश्चन थे. उसमें 3 तुमको होमवर्क दिए और 2 हमने खुद ही कर दिए. सो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एग्जॉस्टिवली. अब क्वेश्चन 35 करेंगे तो द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड, ऐसा तुम्हारा फीलिंग होगा. ABBC establish a joint arrangement through a separate vehicle PQR. separate vehicle हरो मतलब separate vehicle मतलब through a separate company. हाँ, इसका मतलब चांसेस है कि ये जेवी हो unless otherwise specified. But the legal form of separate vehicle does not provide separation between parties and separation of vehicle itself. ले parties and vehicle दोनों same है. Thus both the parties have right to the asset and obligation for the liability. As neither the contractual terms nor the other fact and circumstances indicate otherwise, it is concluded that the arrangement is JO and not JV, which means ये पूरा information just to tell us it is both the parties own
50% each of equity interest in PQR. However, contractual terms of joint arrangement states that AB has right to all building number one owned by PQR and obligation to pay all the debts owned by PQR to lender XYZ. तो दोनों का 50% इंटरेस्ट है, लेकिन बिल्डिंग नंबर वन जो है वो बिल्डिंग नंबर वन 100% किसका है? 100% किसका है? वो है 100%, अरे यही PQR है, वो है 100% किसका? AB का. Similarly, obligation to pay all the debts to XYZ. ये भी है पूरा का पूरा AB का. ठीक है, लॉजिकली ऊपर वाला स्टेटमेंट बोलता है 50% है, लेकिन एक एसेट और एक लायबिलिटी में AB इज 100%. AB and BC have rights to all other assets and obligation for all other liabilities in proportion to the equity. बाकी सब में 50-50 है, खाली इसमें AB का 100%. How will AB present its interest in PQR in its financial statement? Extract. AB अपने financial में ये interest को कैसे present करेगा? Is the question. अब सबसे पहले बताओ ये JV है कि JO है? JO बराबर है. अब अगर JO है तो लास्ट लेक्चर बताया था, लेकिन क्या है लास्ट लेक्चर बताया? JO. JO का अकाउंटिंग के लिए क्या बोला? क्या बोला? बोलो क्या बोला? Each joint operator will do what? Account for its share of in SFS. CFS में कोई एडजस्टमेंट की जरूरत, मतलब हर जेओ अपना शेयर ऑफ एसेट लायबिलिटी अपने फाइनेंशियल में दिखाएगा. अब क्वेश्चन के अंदर एबी का मेरे को बताओ, एबी के पर्सपेक्टिव कैश कितना होगा उसका? बोलो. कैश 20. बिल्डिंग 1 240. बिल्डिंग 2 200 में से 50% 100 बराबर. फिर एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन फिर इक्विटी में कुछ नहीं करना होता तो पैसा अपन ने दिया होगा. डेट ओन्ड टू XYZ ओव टू XYZ पूरा का पूरा 240. अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका टोटल आता है 360, इसका टोटल आता है 290. नेट कितना हुआ? 70 हुआ. वही तो 140 का 50% 70 से गया है. मतलब तुम्हारे लिए इट वुड बी एज गुड एज, तुम्हारे लिए इट वुड बी एज गुड एज बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 कैश डेबिट to employee obligation to debt to cash paid for this JO. तो तुम्हारा पूरा एंट्री टैली हो जाएगा. ये एसेट आ गए, ये लायबिलिटीज, और तुमने जो कैश पे किया सेमेंट बराबर. अब वो चाहता है तो उसको एक्सट्रैक्ट में बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट. तो ठीक है ना. बिल्डिंग 1 बिल्डिंग 2 बताएंगे दे शुड बी पार्ट ऑफ पीपी. कैश बताएंगे दे शुड बी पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Employee benefit could be part of current or non-current liability depending upon short term है या long term है. Debt would be part of non-current liability. बस उतना करके प्रेजेंट करेंगे. एक्सट्रैक्ट कभी टैली होता, एक्सेल को कभी टैली भी करते नहीं. इन शॉर्ट इसी चीज को हम प्रेजेंट कैसे करें? बिल्डिंग 1 240, बिल्डिंग 2 100, कैश 20, डेट 240, एम्प्लॉय बेनिफिट 50. कितना करके स्टोरी खत्म. Are you getting this? कुछ लोगों का जिसका CFS मिस हुआ है वो थोड़ी देर के लिए आराम से बैठे, एक और थोड़ा टाइम थोड़ा, उसके बाद सब कुछ नया होगा सबके.
तुम ऑनलाइन बैठता था मैडम? तुम भी एग्जाम वाला है? कौन सा कॉलेज? बट मंडे तक जाए। आप नहीं लिखोगे? थके हो? तो ब्रेक करते थे ना, पहले तुम उधर बैठते थे। फिर मैं निकालने को भूल गया। वो पता तो है ना? क्या है फिर, सॉल्यूशन क्या है? नॉट ऑनलाइन। ऑनलाइन नहीं की वो। इधर इधर नहीं होता। नेक्स्ट पेज। हाँ ये आता हूँ। इसमें वॉइस बिट लो। ऑनलाइन लो बोल रहे हैं। शी इज सेइंग लो। स्टिल लो। अब देखो। स्टिल लो। इज इट ओके नाउ? ओके। क्या एम्बेसडर क्या सोच रहा है? बुलाएगा किसी को पाकिस्तान नेपाल से? अच्छा, कल के बाद तेरे को बहुत रोना आ रहा होगा ना? तुम लोग को भी एक्चुअली तो बोरिंग हो गया रहेगा ना? मतलब जो सोच के तुम लोग ऐसा, आई नो मेनी हु वेंट टू अहमदाबाद, ये सोच के कि एकदम एंजॉय करेंगे।
पोपट हो गया ना। थिंक लास्ट में अहमदाबाद में द टिकट्स वर rates were 10,000 per seat. There were people who paid that money. I think second वाला पार्ट तो इट वाज लाइक के चालू होके खत्म हो गया। कल बहुत लोगों के बिजनेस को इफेक्ट हुआ। वन साइड हो जाता गेम तो मजा नहीं आता ना। उन्होंने मारा होता 300 तो गेम पूरा अलग होता। ठीक है, अपने को एक ही था, मौका मौका मौका। हाँ, चलो ये हो गया। अब सीएफएस में क्या बचता है? सब कुछ कर दिया? नहीं, क्या चाहिए तेरे को जिमी अभी? जिमी को याद है सब, हाँ। ग्रेट जिमी। हमारा सॉल्विंग वाइज सब खत्म हो गया। होमवर्क सेक्शन में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो तुम करने का। उसके अंदर से कोई दम नहीं है। वो गुडविल पूछेगा, या ऐसा रहेगा तो गुडविल कितना, ये रहेगा तो गुडविल कितना। खाली तुम्हारा वो कंपेयर करके करना है। जो एडिशनल क्वेश्चन दिए थे शीट के अंदर, वो भी सारे कंप्लीट किए। हाँ, ये ना रे। अब एक ही चीज पेंडिंग है, एक ही कॉन्सेप्ट पेंडिंग है। एंड दैट हमने तभी जब बात किया था तभी भी मैंने बोला था ये कॉन्सेप्ट टुवर्ड्स द एंड देखेंगे। एंड दैट इज कॉन्सेप्ट विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एंटिटी मतलब क्या? व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी? अगर बड़े ग्रुप स्ट्रक्चर में काम करते हो, अगर बड़े ग्रुप स्ट्रक्चर में काम करते हो, एटलीस्ट काम करते भी नहीं हो तो उस ग्रुप का किसी छोटे वाले पार्ट में पार्ट भी लेते हो, you will find group have something called as an investment company. And this investment company is actually the vehicle जिससे थ्रू ग्रुप उसका सारा इन्वेस्टमेंट्स करता है। देखा है ऐसा कुछ? हरी हरी पत्ती पत्ती। देखा है? कौन सा ग्रुप में देखा है? कितना बड़ा ग्रुप है? 30 कंट्रीज में। मतलब मैं कह रहा हूँ 30 से 40 कंपनीज तो होगा मिनिमम। मिनिमम होगा। ओके। दे हैव समथिंग कॉल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट आर्म। इन्वेस्टमेंट आर्म है, और ये इन्वेस्टमेंट आर्म क्या करता है? पहले पूछा तो जहाँ पर कुछ बोला नहीं। बस क्या? अभी इट बिकम्स वेरी इजी ना। पेरेंट कंपनी क्या सोचता है, मैं सब इक्विटी मेरे बुक में मेरे सर में नहीं लेता हूँ। मैं खाली एक ही को फंड करेगा, जिसको इन्वेस्टमेंट करूंगा। यस। और ज्यादा फंड की जरूरत पड़ेगी तो कुछ और लोग होंगे, उन लोग फंड करेंगे। फिर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी से
इन्वेस्टमेंट बनेगा, तो क्या बहुत इजी हो जाता है, स्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत इजी हो जाता है कि भाई मेरे को एक ही को पैसा देने का इन्वेस्टमेंट, फिर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी सबको देगी, बराबर। तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब बहुत सिंपल है, इट विल हैव जनरली मोर देन वन इन्वेस्टर्स, मोर देन, उसका प्रीडोमिनेंट रोल होगा दैट इट विल इन्वेस्ट इन वेरियस कंपनीज, एंड ऑब्जेक्टिव ये होगा थ्रू वेरियस कंपनी से इन्वेस्ट करके उसको क्या मिलेगा, इट विल अर्न इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, बराबर। अब हो सकता है कि मेरा ग्रुप का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जिसमें एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी और उस इन्वेस्टमेंट एंटिटी के सब्सिडरीज हो, बराबर। अब इंड एस 110 क्या बोलता है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो, क्या हो, you will not consolidate the subsidiaries or will not apply in AS 103 business combination. Sir 103 क्यों? वो बताया था T0 पे it is always application of 103, partial goodwill, full goodwill 103 के application से आता है, फिर बैलेंस शीट डेट पे बैलेंस शीट बनाओगे तब 110 आता है, so it will not apply 110 when it obtains control of another entity. सर क्यों नहीं? बिकॉज ये खुद क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, इसका पर्पस है इन्वेस्टमेंट करना, और अगर उसके थ्रू कंट्रोल हो भी जाता है तो 103 अप्लाई नहीं करेगा, प्रोवाइडेड इट मेजर्स इज इन्वेस्टमेंट fair value through P&L. It measures its investment fair value through P&L in accordance with 109. मतलब if you are an investment entity and you have 10 subsidiaries, कितना, 10 subsidiaries, ये 10 के 10 subsidiary को आप कंसोलिडेट नहीं करोगे, प्रोवाइडेड यू मेजर देम एट फेयर वैल्यू थ्रू, तो फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हर बार उस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रख रहे हो, डिफरेंस को पीएनएल में एडजस्ट कर रहे हो, तो कोई और कुछ करने की जरूरत, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को एक तरह से एक रिलैक्सेशन दे, और तेरा काम ही इन्वेस्टमेंट करना है। तेरा पर्पस ही क्या है कि मेरे को इनकम आए, मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन है, ये तेरा पर्पस है, सीधा फोकस इज आई वांट इनकम, इंटरेस्ट, डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अगर तू फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करता तो ये वाला पोर्शन इज ऑलरेडी गेटिंग कम, डिफरेंस बीइंग एडजस्टेड इन पीएनएल, तो तेरे को फिर कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं। If an investment entity has a subsidiary that is not itself an investment entity and whose main purpose and activity are providing services related to investment entity activity, it shall consolidate that subsidiary and apply the requirement of 133 for acquisition of any such subsidiary. सर ये वाला पार्ट क्या, ये समझ में नहीं आया। अभी अभी आपने ऊपर बोला कि उसके सब्सिडरीज को फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे तो एग्जेम्पशन है, अब इधर बोल रहे हो इफ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी हैज अ सब्सिडरी दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, ठीक है, एंड हुज मेन पर्पस एंड एक्टिविटी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंटिटीज investment activity, it shall consolidate such subsidiary and apply the requirement of 103. What does this part mean? Yes. There is an investment entity, right? अब इन्वेस्टमेंट एंटिटी का रोल क्या है? बहुत सारे कंपनीज में क्या करें, इन्वेस्ट करें, मतलब एक चीज जो इन्वेस्टमेंट एंटिटीज को चाहिए, फंड्स, क्या चाहिए, फंड्स। अब अगर उसको फंड्स चाहिए तो फंड्स कहाँ से मिलेंगे? हर बार पेरेंट सब पैसा देगा ऐसा जरूरी, आई होप एवरीबडी हैज हिज ओन लिमिटेशन ना,
हर बार फंड करता है तेरा, हर बार तू बोलेगा आईफोन 15 है अभी वो चाहिए, वही है ना, दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करने का ना यार पैसा। सो फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्ट कर रहा है, मस्त है मस्त है मस्त है। इसको तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हर जगह पे इन्वेस्ट करेगा। एक अपॉर्चुनिटी मिला, अरे यार इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा पैसा नहीं, तो अभी क्या करेगा, पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, तो और इन्वेस्टर को ढूंढो ना। इन्वेस्टर को ढूंढो मतलब तुम को लोगों के पास जाके पिच करना पड़ेगा, देख इधर करेगा तो तेरे को फायदा, बराबर है। जैसे इन्वेस्टमेंट एंटिटी के पास प्रॉब्लम है कि उसको फंड्स चाहिए, वैसे बहुत सारे एंटिटीज और इंडिविजुअल्स है को प्रॉब्लम है, तो मेरे पास इतना पैसा है, इसका करूँ क्या? लाइफ में you need to understand anything required is a problem, anything in excess is a problem. Do not believe there are people who will say "ऐसा क्या करूं?" There are people who will start feeling पैसा नहीं है, क्या करूं बता, बराबर है। तो अब ऐसे लोगों के पास जाके पिच किया, उनको सब मस्त बताया, वो बोला ये बराबर है, अपने पास पैसा है, अच्छा दे रहा ऑफर, पैसा दे दिया, इसको पैसा मिल गया, इसको पैसा मिल गया, ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, सब काम हो गया। अब इसमें हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट एंटिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो इन्वेस्टर वाले का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। लेकिन लेकिन इन्वेस्टर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ विदाउट एनी कॉस्ट। हमारे जिंदगी की अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उसके लिए पैसा भी ना देना पड़े, तो फीलिंग कैसा होता है, नॉट अ गुड फीलिंग, गुड फीलिंग नॉट अ गुड फीलिंग, आया ना। हाँ, इसलिए फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा होटल में तुम बैठा है, होटल में बैठा, भूख बहुत लगा है, मेनू देख के तो ऐसा लगता है कि क्या क्या मंगा लूं, ये अचानक ख्याल आता है, बेटा स्टाइपन ना आने का बाकी है। हाँ, पर्स ओपन करता है, बेटा नहीं जाने दे, इसके लिए तो बस का ही पैसा है। फिर फोन में पेटीएम देखता है, जीपे देखता है, तो कहेगा 550 ही है, तो मैक्सिमम 500 का बिल बना सकता है। देखता है तो 2 आइटम का स्टोरी खत्म हो जाएगा, बोला यार ये प्रॉब्लम है, 2 आइटम में स्टोरी खत्म हो जाएगा। एंड तुम्हारा बॉस की उस होटल में आता है, देखता है हैविंग लंच, वेटर को बोलता है फूड बिल इन माय बिल। वेटर को तो बुलाता है, बोला पहले वाला जो ऑर्डर दिया वो दिया क्या, बोला नहीं, बोला कैंसिल, अब मेरे को नहीं देने का है, अब जरा मजे वाले आइटम पे जाओ। यस और नो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ विदाउट एनी कॉस्ट, अच्छा लगता है कि नहीं। सामने वाला बोलेगा मेरा तो प्रॉब्लम ही था, इतना पैसा पड़ा है क्या करूं मैं, रात को नींद नहीं आती, नींद नहीं आती रातों में, क्यों? आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, पीपल हैव दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यस, केवल बहुत बार सोती नहीं है। हाँ, सो पीपल हैव दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो बोला यार मेरा प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, तो आगे सॉल्व करके क्या आया, तो देव मानुस है, सॉल्व भी किया और मेरे को अप्रिसिएशन भी देगा, डिविडेंड भी देगा, ये भी देगा, बराबर है। तो ये समझ में आ गया, रहे अपना अपन अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को एफर्ट लग रहा है, पिच करना पड़ता है 10 लोगों को, तब जाके 2 लोग हाँ बोलते हैं, तो अपने को तो खर्चा लग रहा है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सामने वाले का फुकट में काम हो रहा है ना। थोड़ा ऐसा कुछ करते हैं जिससे फुकट में तो काम होना नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या करता है, एक सब्सिडरी क्रिएट करता है, सब्सिडरी का काम ही ये, ये सब्सिडरी विल एक्ट एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। क्या करेगा, बराबर है, तो जो काम इन्वेस्टमेंट एंटिटी खुद करता ही था,
इन्वेस्टर को ढूंढो, पिच करो, वो काम इन्वेस्टमेंट एंटिटी वो नहीं, एक सब्सिडरी विच विल एक्ट एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। देखो बहुत सारा स्टॉक ब्रोकिंग ग्रुप रहता है ना, उसमें देयर विल बी ऑलवेज वन सब्सिडरी कंपनी जिसका काम ही होगा डूइंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डूइंग पोर्टफोलियो यही उसका काम है। स्टॉक इंटरमीडिएटरीज खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कुछ क्लाइंट को पोर्टफोलियो एडवाइजरी देते भी है, तो बियॉन्ड अ पॉइंट चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन सेपरेट कंपनी के थ्रू करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या करेगा, वही वो ढूंढेगा कौन कौन उसका पैसा है, उसके पास जाएगा, तो सर आपको प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करते हैं, वी प्रोवाइड यू सोल्यूशन। इतना पैसा है बोला, इतना करोड़ है, सर ठीक है, हम आपको पोर्टफोलियो बना के देते हैं, ऑप्शन बना के देगा, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री, ऑप्शन, हर ऑप्शन हर ऑप्शन है उनका इन्वेस्टमेंट एंटिटी का ऑप्शन है। समझ रहा है? यस। और बोले सर देखो इस तरह से होगा सर, तो ये होगा सर, तो देखिए ये कंपनी, तो सर ये बहुत अच्छा कंपनी है, क्यों ऐसा बोल रहा है सर, वेरी डाइवर्सिफाइड, 25 कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है सर, आपके पोर्टफोलियो में ये पार्ट तो होना ही चाहिए, डाइवर्सिफाइड कंपनी सर, खराब टाइम में भी ये तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, कर दो इन्वेस्ट। हाँ सर, हमारा फीस है सर, वी टेक एन इन्वेस्टमेंट फीस ऑफ 1% to 2% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट। ले लो भाई, ले लो, इन्वेस्ट करके विल ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट आल्सो। आप प्लीज करो, सब संभालो, तुम ही संभालो। हाँ सर, हम संभाले, उसका अलग से पैसा कहते एजाज। कुछ भी चीज फ्री होना चाहिए क्या लाइफ में? यस, अगर होना चाहिए तो बोथ वेज होना चाहिए। तो लेने के लिए होना चाहिए बोलेगा और देने के लिए नहीं बोलेगा तो प्रॉब्लम है। तो हर बंदा यही सोचेगा देने के लिए होना चाहिए और देने के लिए नहीं होना चाहिए, तो कभी होएगा क्या? यस। अब ये चार्ज करेगा उनसे फीस। अब मेरे को बताओ, ये इन्वेस्टमेंट एंटिटी का सब्सिडरी है, स्टैंडर्ड कितना ब्यूटीफुल बात करता है, तो एक्चुअली वही काम कर रहा है जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी कर रहा था। तो इस सब्सिडरी को एग्जेम्पशन नहीं है, इसको खैर वैसे तो करके कोई फायदा भी, इसको कंसोलिडेट कर, मतलब इसके अंदर 110 अप्लाई है। मतलब समझ रहा है? इट इज एज गुड एज थिंक ऑफ जेके शाह क्लासेस। जेके शाह क्लासेस कॉमर्स के अंदर इट प्रोवाइड्स एवरी टॉप डिक एंड हैवी प्रोडक्ट। तो किसी को भी करियर में कुछ भी करना है, बोला मेरे को सीए पे करना है, बोला आ जा, करवा दूंगा। बोला मेरे को सीएस करना, बोला आ जा, दिला दूंगा। बोला मेरे को एसीसीए करना, बोला आ जा, करवा दूंगा। बोला मेरे को इंटरनेशनल सीमा करना है, बोला आ जा, दिला दूंगा। एवरी टॉप डिक एंड हैरी प्रोडक्ट बराबर है, यस। अब टॉप डिक एंड हैरी प्रोडक्ट सब होने के बाद द द क्लासेस हैज टू टेक एफर्ट्स कि हर प्रोडक्ट में रीजनेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने चाहिए, so that they have their own sales team and marketing team जो सब करता है, बराबर है। अब इसमें क्या होता है, पेरेंट्स का सेमिनार देते हैं, बच्चों का सेमिनार देते हैं, फिर बोलते हैं ये करो, ये कोर्स करो, दिस इज गुड, दिस इज गुड, यस। इसमें पेरेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, देयर इज समबडी गाइडिंग, ये करो, ये करो। सर नो, तुम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनको क्लियरली बोला रहेगा सीए करो? पेरेंट्स नहीं, क्लासेस वाला भाई साहब, 11 12 से रहेगा, बोला बोला सीए करो, सीए बहुत अच्छा रहता है कि नहीं? यस। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्लासेस का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बराबर कि नहीं? लेकिन इसमें होता है क्या, मेजरली क्लासेस का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन क्लासेस को तो एफर्ट से ही, हर बार सेमिनार, हर बार पेरेंट्स से बात करो, कितने पेरेंट्स को कितना टाइप का क्वेरीज रहता है और कैसा कैसा क्वेरीज रहता है, मतलब पेरेंट विल आस्क कितना पगार मिलेगा सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद would be anywhere in the range of 6 lakhs to 9 lakhs as a fresh to start। रैंक होल्डर आया, ये आया तो अलग बात है, अदरवाइज ये रहे तो नहीं। सीए बनने के 5 साल के बाद, अब वो जवाब हम कैसा दें? बताओ कैसे दें?
और तुम एकदम सीए बनने के स्टेज पे ना, you're at the last स्टेज, तुम बता सकते हैं 5 साल के बाद तुम्हारा कितना पगार होगा? बता सकते हो? उसको 11th में बच्चा पढ़ रहा है। हाँ, मतलब इट बिकम सो वियर्ड ना, मतलब पर बेटा सीए का डिग्री कैन गिव यू एंट्री। लैडर तुमको चलना है तुम्हारे स्किल्स के साथ, डिग्री लैडर नहीं चलेगा। वो तुमको एंट्री देगा। या ग्रेजुएट को भी देखेगा नहीं, सीए बोलेगा बोला हाँ पिला पिला पिला, 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 पिला। फिर उसके बाद तेरा परफॉर्मेंस था, उसके बाद तेरा परफॉर्मेंस। इंडस्ट्री में से कितने सीए हैं जो 5 साल 10 साल के बाद भी 10 लाख कमाते हो? कितने सीए हैं जो 5 साल 10 साल के बाद भी 25 लाख कमाते? डाइवर्जन है ना, है बिकॉज परफॉर्मेंस। यस, कंपनी, टाइप ऑफ बॉस, ये सब बहुत फर्क पड़ता है ना, बहुत सा फर्क पड़ता है। क्या में से बराबर कि नहीं? यस, इंडिया को कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया तो अलग लेवल पे होगा। नेपाल में ज्वाइन किया तो फिर साहब जी, हाँ। तो ऐसा है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, सामने वाले का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन सामने वाले को कॉस्टिंग करना पड़ा, तुम्हारा कोई कॉस्ट नहीं। तो लेट्स से ये कैसा क्लासेस थोड़ा थॉटफुली सोचते हैं, एंड इट क्रिएट्स अ सब्सिडी कॉल्ड एज करियर मेंटर। करियर मेंटर, बराबर। वो पेरेंट्स को इंफॉर्मेशन देगा ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच अ करियर इज पॉसिबल टू। ये लेवल तक इंफॉर्मेशन देगा, फ्रॉम from AI based career to animation based career to commerce based career to legal law based career to event based career, anything and everything which is possible, which can give some handsome amount of money to student once the career is clear. तो प्रीडोमिनेंटली जब जेके शाह क्लासेस करियर के बारे में बात करेगा तो वही प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा जो प्रोडक्ट उसके पास है। क्या तेजस बराबर ना? इस तुमको तो बोला ही रहेगा सीए कर, था नहीं इधर, तो जहां था वहां भी बोला रहेगा सीए करो। सोच लिया था तू सीए करेगा, क्यों ऐसा? मन मन होने का कोई रीजन? ट्राई करना था क्या? एडवेंचर, एडवेंचर ट्राई करना था। हाँ, तो ये करियर वाला करेगा। अच्छा, करियर वाला करेगा, करियर वाला को क्लियरली बोलेगा, बोला घुमा सब जगह पे, घुमा सब जगह, लेकिन लास्ट में राइट रोकना उधर ही जिधर सीए सीए सीएमए एसीसीए सीए पे। बिल को स्विंग तो करने का, लेकिन बिल रुकेगा एक ही जगह पे। आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स बिजनेस। यस, अब ऐसा करियर करेगा, करियर करने के बाद वो सब बता देगा पेरेंट्स को। फिर पेरेंट्स को बोलेगा अब इसके बाद भी और डिटेल एनालिसिस चाहिए तो वन टू वन बैठेंगे आपके साथ, बट देन दैट वुड बी चार्जेबल। लाइफ में फ्री लंच होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बराबर। तो पेरेंट्स भी बोलेगा बराबर है, फिर वन टू वन करेगा तो करेगा। और ये जो बेसिक सेमिनार है उस पेरेंट्स को बोलेगा यू टू पे ओनली 100 रुपीज, देगा ना 100 रुपीज को पूरा गाइडेंस देगा तो 100 रुपीज देगा ना। बेनिफिट हुआ कि सब इनकम जनरेट, इस काम क्या कर रहा है? क्लासेस वाले काम कर रहा है। यस, तो कैन बी से इट्स अ सेपरेट सब्सिडरी जिसका पर्पस ही कुछ और है। नहीं था पर्पस, क्लासेस वाला ही था, क्या करने का, लाइक दिस इन्वेस्टमेंट एंटिटी कंसोलिडेट, समझ में आता है? However, you need to understand कि एग्जेम्पशन किसको दिया गया, किसको दिया गया, किसको दिया गया? पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी का कौन है? पेरेंट है। It will consolidate all entities that it controls, including those controlled through investment entity subsidiary, unless parent itself is an investment entity. इसका मतलब
अगर तुम पेरेंट है और तुम्हारा एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी आम है, तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी कंसोलिडेट नहीं करेगा, इट विल टेक इट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, बट एज अ पेरेंट तुमको सब कुछ कंसोलिडेट करना पड़ेगा, अज्यूमिंग यू योरसेल्फ आर नॉट अ इन्वेस्टर। अभी तुम खुद भी अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है तो तुम खुद भी एक्सेप्शन। यस, देखो क्या लिखा है, देयर इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी ए which has two investment. This A will not prepare CFS, but will measure its investment at fair value through P&L. Parent of investment entity A will consolidate investment entity A and subsidiary controlled by. This is on the assumption that this parent is not a investment. Understand? All of you, but this is just an understanding कि भाई इन्वेस्टमेंट एंटिटी को एग्जेम्पशन है, लेकिन एग्जेम्पशन में उस सब्सिडरी को एग्जेम्पशन नहीं है जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी का ही काम करता है। And a parent of investment entity, if it is not an investment entity, उसको सब कुछ कंसोलिडेट करना पड़ेगा। Clear this? This completes CFS. किसी को किसी पॉइंट पे कुछ डाउट है तो दे कैन रेज।